हेलो दोस्तों, मैं सारिब मशरफ आपका NSC टेट क्लासेस पर खैर मकदम करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने 21 दिसंबर 2021 को सीटेट में पेपर 1 में हुए इम्तिहान के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हिदायत: नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, चुनाव कीजिए। चलिए सवालात को पढ़ते हैं। अच्छी नींद किसकी सेहत के लिए ज़रूरी है? आँखों की, दिल की, दिमाग की, जिगर की? किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है हमसे कि अच्छी नींद किसके लिए ज़रूरी है ना? अच्छी नींद किसकी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये बात पूछी जा रही है। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। आँखें कुदरत की तरफ से हमारे लिए बेमिसाल और कीमती तोहफ़ा है। आँखों की सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। किसकी सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है? तो आँखों की सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। तो हमारा जो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे। 92 नंबर, जिस्म और आँखों की थकान कैसे दूर हो जाती है? अच्छी ग़ज़ा खाने से, नींद पूरी होने से, मसाज करने से, अच्छी किताब पढ़ने से। जिस्म और आँखों की थकान कैसे दूर हो जाती है? तो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसी से आगे पढ़ेंगे, है ना? चलिए। नींद पूरी ना हो तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और आँख पर भी। रोज़ाना कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँख दोनों की थकान दूर हो जाती है। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँख दोनों की थकान पूरी हो जाती है। यानी नींद के पूरा होने से जो है जिस्म और आँखों की थकान दूर हो जाती है। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जिस्म और आँख की थकान कैसे दूर होती है? तो नींद पूरी होने से। चलिए 93 नंबर देखते हैं। रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए? 7 घंटे, 6-7 घंटे, 10-12 घंटे, 3-4 घंटे। रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए? चलिए देखते हैं। रोज़ाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। कम से कम 6-7 घंटे की बात कर रहा है। कितने घंटे की बात कर रहा है? 6-7 घंटे की बात कर रहा है कि रोज़ाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। बहुत सारी किताबों में दोस्तों इसका ऑप्शन जो है 3 भी दिया गया है। इसलिए मैं आज एक नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम लगे लेकिन चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई चली जाएं। तो हमने अभी आपको शनाख्त करके बताया था कि यहाँ पे जो देखा, वहाँ पे जो दिया हुआ है कि 6-7 घंटे, तो ये जो 2 ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपनी आँखों पर ख़ास तौर पर कब ध्यान देना चाहिए? लिखते, पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त, खाना खाते वक्त और पढ़ते वक्त, टीवी देखते वक्त और रेडियो सुनते वक्त, सिलाई बुनाई करते वक्त और लिखते वक्त। तो अपनी आँखों पर ख़ास तौर पर कब ध्यान देना चाहिए? चलिए देखते हैं। जहाँ से इक़्तिबास हमने ख़त्म किया था वहीं पे शुरू करेंगे। लिखते, पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त भी हमें अपनी आँख की तरफ ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो लिखते, पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त क्या करना चाहिए? हमको अपनी आँखों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं।
कौन सी ग़ज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है? गैर मक़वी ग़ज़ा, नामुनासिब ग़ज़ा, मसालेदार ग़ज़ा, ज़्यादा नमक वाली ग़ज़ा। दोस्तों चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास को देखते हैं, पढ़ते हैं कि इक़्तिबास क्या कह रहा है। इक़्तिबास क्या कह रहा है देखते हैं। इस तरह लेट कर पढ़ना भी अच्छा नहीं होता, इससे आँखों में तनाव पैदा होता है। नामुनासिब ग़ज़ा, ध्यान दीजिएगा, नामुनासिब ग़ज़ा आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। खट्टी मिर्च मसाले वाली और तली हुई चीज़ें भी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। तो खट्टी मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें, साथ साथ नामुनासिब ग़ज़ा, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? आँखों को नुकसान पहुँचाती है। चलिए आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा। कौन सी ग़ज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है? गैर मक़वी ग़ज़ा, नामुनासिब ग़ज़ा। अभी फ़ौरन ऑप्शन हमने बताया था कि वहाँ पे नामुनासिब शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और मसालेदार ग़ज़ा, खट्टी मसालेदार। तो दोनों ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ, आपके इक़्तिबास में दोनों ऑप्शन हैं, दोनों चीज़ें आई, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए हैं। नामुनासिब ग़ज़ा भी इस्तेमाल हुआ है और मसालेदार भी इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन दोनों होगा। लेकिन सीटेड दोनों ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों इसका सही ऑप्शन है। ए बी दोनों, बी और सी यानी 2 और 3 दोनों होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं किताबों में क्या है कि 3 दिया हुआ है, कहीं पे 2 दिया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि दोनों चीज़ें सही है। कौन सी ग़ज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है? तो नामुनासिब ग़ज़ा और मसालेदार ग़ज़ा। चलिए हम एक मतलब फिर इसे इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास क्या कह रहा कि नामुनासिब ग़ज़ा आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। खट्टी मिर्च मसाले वाली और तली हुई चीज़ें भी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। तो दोनों का जिक्र है ना। चलिए ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 6 नंबर देखिए, आँखों की सेहत और हिफाजत के लिए किसकी रोशनी बहुत ज़रूरी है? सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, लैंप की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। तो आँखों की सेहत और हिफाजत के लिए किस चीज़ की रोशनी ज़रूरी है? तो आँखों की सेहत और हिफाजत के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। किसकी रोशनी बहुत ज़रूरी है? सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो मेरा जो ये है, जो 1 नंबर ऑप्शन है कि सूरज की रोशनी ज़रूरी है, ये हो जाएगा। 7 नंबर देखें, आँखों में तनाव क्यों पैदा होता है? लेट कर पढ़ने से, देर तक पढ़ने से, कम रोशनी में पढ़ने से, झुक कर पढ़ने से। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। सूरज की किरणों में आँखों की बीमारी से बचाने की ताकत होती है। नहीं जवाब मिला, फिर से पढ़ते हैं। आँखें कुदरत की तरफ से हमारे लिए बेमिसाल और कीमती तोहफ़ा है। आँखों की सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। नींद न पूरी हो तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और आँखों पर भी। रोज़ाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँख दोनों की थकान दूर हो जाती है। लिखते, पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त भी हमें अपनी आँख की तरफ ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह लेट कर पढ़ना भी अच्छा नहीं होता, इससे आँखों में तनाव पैदा होता है। इससे क्या होता है? आँखों में तनाव पैदा होता है। लेट कर सोने से आँखों में क्या होता है? तनाव पैदा होता है। तो सवाल मेरा क्या कह रहा है कि आँखों में तनाव क्यों पैदा होता है? तो आँखों में तनाव पैदा होता है लेट कर पढ़ने से, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है मेरा वो सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी की जमा है रोशनियों, रोशनियाएँ, रोशनियातों, रोशनियातें। तो क्या होगा? रोशनियों। 99 नंबर है, कीमती का मुतज़ाद है सस्ता, घटिया, बोसीदा, नाकिस। तो कीमती का मायने मत होता है महंगा, तो उसका क्या होगा दोस्तों? सस्ता। क्या होगा दोस्तों? सस्ता। चलिए नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहले हम सवाल को लेते हैं। शायर को लहू के समंदर की पुकार का इंतज़ार कब से है? बरसों से, सदियों से, मुद्दतों से, ज़मानों से। तेरी सदा का सदियों से इंतज़ार मुझे, तेरी सदा का सदियों से इंतज़ार मिले। तो सदियों से, तेरे
सदा का सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समंदर ज़रा पुकार मुझे। तो शायर को लहू के समंदर की पुकार का इंतज़ार कब से है? तो सदियों से है, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो मेरा हो जाएगा। चलिए 101 देखते हैं। शायर ने सूरज से किसको उबलते देखा है? तारीकी को, तैरगी को, रोशनी को, आग को। सूरज से किसको उबलते देखा है? देखते हैं। मैं अपने घर को बुलंदी पर चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे। उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, किसको देखी है? तारीकी को। उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, नाराज आएगी ये सुबह जर निगार मुझे। तो तारीकी को उभरते हुए देखा है। किसको उबलते हुए देखा है? तारीकी को उबलते हुए देखा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 102 नंबर चलते हैं। शायर पत्थर के पांव किसके कहने पर चूमेगा? ज़माने के कहने से, दिल के कहने से, महबूबा के कहने से, दिलबर के कहने से। किसके कहने से पत्थर के पांव चूएगा? देखते हैं। नाराज आएगी ये सुबह ज़रनगार मुझे, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पांव चूमूंगा, ज़माना लाख करे आगे संगसार मुझे। तो पत्थर के कहने पे क्या करेगा कि वो पांव छुएगा। किसके कहने पर? या दिल के कहने पर क्या करेगा? पत्थर के पांव छुएगा। तो किनके कहने पर? शायर पत्थर के पांव किसके कहने पे छुएगा? तो दिल के कहने पर। किसके कहने पे? दिल के कहने पे। चलिए आगे देखते हैं 103 नंबर। शायर उरूज फन कहाँ उतारने की बात कर रहा है? अपनी दहलीज पर, अपनी छत पर, अपनी ड्योढ़ी पर, अपने दरवाजे पर। तो उरूज फन की उतारने की बात शायर कहाँ कह रहा है? तो कह रहा है यहाँ पे कि उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे, अपनी दहलीज पे उतारने की बात कर रहा। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों हो जाएगा कि अपनी दहलीज पर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा। चलिए 104 नंबर देखते हैं। वो खाली जगह हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तलखी कश, फाका मस्त, बादा कश, मैं कश। तो वो खाली जगह क्या है? देखते हैं। तो ये कह रहा है दोस्तों, वो फाका मस्त हूँ, वो फाका मस्त हूँ जिस राह से गुजरता हूँ, सलाम करता है आशुबे रोज़गार मुझे। तो फाका मस्त जो है ये खाली जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए 105 नंबर देखते हैं। बुलंदी का मुतजाद है, मुतजाद का मतलब उल्टा है, पस्ती, ऊंचाई, लंबाई, तवील। तो बुलंदी जो है ऊंचाई को कहते हैं, तो उसका जो मुतजाद है उल्टा है वो पस्ती है। क्या है उसका उल्टा? पस्ती है। चलिए 106 नंबर। यहाँ से दोस्तों अब हमारे जो पैडागोजी जो फ़न तदरीस है वो सवालात शुरू होते हैं। जब फ़न तदरीस शुरू होता है तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान के बारे में दुरुस्त है यानी सही है? ज़बान के बारे में, भाषा के बारे में। ये निज़ामों का निज़ाम है, यानी जो भाषा है वो पद्धतियों का पद्धति है, सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है। ये मुनज़्ज़म है, यानी ये एक सिस्टमेटिक होता है जो भाषा होती है। ये तीसरा है, ये उसूलों और मुस्तस्नियात का उसूल है, ये उसूल होते हैं। चौथा है, ये ख्यालात और नज़रियात का एक नज़रिया है, ये विचार और दृष्टिकोण का एक अप्रोच है, दृष्टिकोण है। तो भाषा जो है दोस्तों वो जानते हैं कि भाषा जो है वो ख्यालात, आपके दृष्टिकोण, आपका नज़रिया, आपके थॉट, आपकी थिंकिंग, इन तमाम का क्या होता है? मजमुआ होता है, संगम होता है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देखते हैं। कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान का मतलब है, मतलब कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान, इसकी हिंदी होगी बहुभाषिकता पर आधारित मातृभाषा। यानी किसी कक्षा के अंदर बहुत सारी मातृभाषाएं बोली जाती हैं तो उसको कहेंगे कसीर लिसानियत पर मबनी। मबनी यानी आधारित, मादरी ज़बान, मतलब अभी पराय, मीनिंग। कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान का मतलब है, क्या मतलब है? तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ यानी प्रारंभ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, सभी तलबा आमोज़गारों की तमाम मादरी ज़बानें सीखते हैं, कि जितने भी तलबा होते हैं उस कक्षा में जितनी भी मादरी ज़बानें हो सकती हैं, बच्चे जिस भी मादरी ज़बान को बोलते हैं, तमाम बच्चे तमाम मादरी ज़बानों को सीखते हैं। ऐसा है क्या? तीसरा, सभी सरकारी ज़बान हिंदी सीखते हैं। ऐसा है। चौथा है कि सभी आमोज़गारों को हिंदी, अंग्रेज़ी और घर में बोली जाने वाली ज़बानों को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। क्या है दोस्तों? तो सही ये है कि सही ये है दोस्तों कि तलबा सबसे पहले क्या करते हैं कि तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ साथ दूसरी ज़बानें सीखते हैं। इसी को हम कहते हैं कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान। का मतलब यही होता है कि तलबा अपनी स्कूली ज़बान का आगाज़ तो मादरी ज़बान में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि मेयारी ज़बान या हदफ ज़बान सीखना शुरू कर देते हैं। चलिए 108 नंबर देखते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए ज़बान की तदरीस का मिसाली तरीक़ा क्या होना चाहिए? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है तो उन्हें ज़बान की शिक्षण का, भाषा शिक्षण का मिसाली मॉडल तरीक़ा क्या होगा? क्या हम उसको फ़ौरन लिखने के लिए धरा देंगे या उनको सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने के लिए कर देंगे? क्या करेंगे? वही पूछ रहा आपसे। उन्हें हुरूफ़ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए उन्हें? हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, उसको लिखाना हम प्रारंभ कर देंगे। दूसरा है उन्हें नज़में और गाना गाने की मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए, यानी उन्हें नज़में पढ़ाएंगे, उन्हें कविताएं पढ़ाएंगे, है ना। तीसरा है उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम और फिर हरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए, या ये करेंगे कि मिसालों के ज़रिए से उनको कवायद यानी व्याकरण का इल्म शुरू कर देना चाहिए और हरूफ तहज्जी उनको लिखने के लिए दे देना चाहिए। चौथा है उन्हें लफ्ज़ और मुहावरे की हिज्जे बताना चाहिए, उसका उच्चारण बताना चाहिए। जो लफ्ज़ है उसके मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उसके क्या उन्हें हिज्जे बताने चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा भाषा कौशल होता है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना, है ना। तो बच्चा देखिए मादरी ज़बान तो बच्चा जान रहा है, वो मेयारी ज़बान या हदफ ज़बान सीखने के लिए स्कूल गया है, तो स्कूल में सुनना और बोलने की क्षमता तो बच्चे के अंदर है। अब वो क्या करेगा? वहाँ पे जाने के बाद डायरेक्ट आप उसको लिखने के लिए नहीं दे सकते हैं, जो गलती हम लोग करते हैं, डायरेक्ट लिखने के लिए दे देते हैं, वो नहीं करना। पहले उसको हमको पढ़ाने पे जोर देना है, और पढ़ाने की जो मिसाल होगी, चूँकि हमारे जब तक बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की एक तरतीब है, जब तक बच्चा पढ़ने के लिए नहीं सीखेगा तो लिखने उसको नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन कर रहा है कि उन्हें हुरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि उसको पढ़ने से पहले लिखने की बात कही जा रही है। दूसरा देखते हैं, उन्हें नज़में और गाना गाने की मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को पढ़ने पे आमादा किया जा रहा, उनको कहानी सुनाएंगे। जब वो बच्चे कहानी सुनेंगे तो उनको इल्म होगा और फिर वो उसको दोहराएंगे। तीसरे में उन्हें मिसालों के साथ कवायद तो पढ़ाना ही नहीं है अभी आपको, उन्हें लफ्ज़ और मुहावरे, ये तो बहुत दूर की चीज़ें हो गई। तो आपका जो दोस्तों दूसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब कुछ किताबों में आपको अलग ऑप्शन भी दिया गया होगा, लेकिन हमने जो आपको समझाया, आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। खुद आप अपने को जहन को भी दौड़ाएं कि क्या सही होना चाहिए। इसलिए कि देखिए किताबें उर्दू पे बहुत कम काम हुआ है ना, तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। आप क्वेश्चन को समझेंगे तो खुद ब खुद आपको सही आंसर मिल जाएगा। 109 नंबर देखते हैं। उस्ताद एक जाँच का मंसूबा तैयार करता है, मंसूबा खाका तैयार करता, प्लानिंग करता, ताकि आप अपने आमोज़गारों की तहरीर के ख़राब पैटर्न की वजह जान सके बज़रिए, यानी उसका उस्ताद एक प्लानिंग करता है, मंसूबा करता है, बनाता है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो लिखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह जान सके कि आखिर ये कठिनाई किस वजह से हो रही है। तो उसके लिए जो मंसूबा होगा वो किस टाइप का मंसूबा उसकी तहरीरी महारत को बच्चों को जांचने के लिए बेहतर होगा। महारती जांच उसके लिए उस्ताद के लिए बेहतर होगा, हुसूल याबी की जांच बेहतर होगा, तशखीसी जांच बेहतर होगा, सलाहियत की जांच बेहतर होगा। महारती जांच का मतलब है स्किल टेस्ट बेहतर होगा, अचीवमेंट टेस्ट हुसूल याबी जांच को कहते हैं। तशखीसी जांच निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक टेस्ट
इवैल्यूएशन, सलाहियत की जांच, एबिलिटी टेस्ट। तो आप जानते हैं कि चूंकि हमको बच्चों की कमियों को पता लगाना है कि बच्चे जो लिखने में क्यों गलती कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको तशखीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो बना ही इसलिए कि आप बच्चों की कमियों को पता लगा के उसको दूर करेंगे, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो तशखीसी जांच इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 110 नंबर देखते हैं। ज़बान की तदरीस व आमोजिश का कौन सा तरीक़ा इसकी वकालत करता है कि ज़बान की आमोजिश का अहम पहलू इसका इस्तेमाल है। यानी भाषा शिक्षण अधिगम के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम भाषा शिक्षण अधिगम में करते हैं। आपसे यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीक़ा ऐसा है जो इस बात की वकालत करता है, इस बात पर जोर देता है कि ज़बान की आमोजिश का जो बेहतरीन ज़रिया है वो है ज़बान का उपयोग, भाषा का उपयोग, भाषा का इस्तेमाल। देखते हैं कवायद की वजाहत का तरीक़ा। कवायद की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? दुरुस्त तरीक़ा। ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है दोस्तों, रास्त तरीक़ा होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को ज़बान सिखाने में क्या करते हैं कि मादरी ज़बान का सहारा न लेकर डायरेक्ट हदफ ज़बान हम उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। इसको रास्त तरीक़ा कहते हैं। तीसरा है तरसीली तरीक़ा, जिसको हम गुफ्तगू का तरीक़ा भी कहते हैं, जिसमें होता है कि जिसमें हम ये इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चे जैसे सुनकर अपनी मादरी ज़बान को बच्चा सीखता है। आप मादरी ज़बान को नहीं सिखाते हैं, बच्चा सुन के मादरी ज़बान को सिखाता है। तो ये नज़रिया जो है तरसीली तरीक़ा, गुफ्तगू का तरीक़ा, ये भी इसी बात पर जोर देता है कि बच्चे को ज़बान सिखाने का एक बेहतरीन तरीक़ा है कि बच्चे जो है ज़बान को सुन के उसको बोले, उसका इस्तेमाल करे तो ज़बान सीख जाएगा। और चौथा कुल्ली तबीई रद्द अमल, ये कहता है कि बच्चा पूरे तौर पे ज़बान को सीखेगा फिर उसका रद्द अमल कहेगा। तो अब आप बताइएगा, बहुत सारी किताबों में इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कवायद के वजाहत का तरीक़ा, कि पहले हम बच्चे को कवायद बता दिए, फिर उसकी वजाहत कर रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं, उसकी मिसाल दे रहे हैं। तो ये तरीक़ा जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, है ना, निगमनात्मक तरीक़ा कहते हैं, ये तरीक़ा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश का पहलू, सबसे अहम पहलू क्या है, सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है? तो ये तो कवायद को सीखने का तरीक़ा हो गया ना। तो कवायद तो हम बाद में सीखेंगे ना, पहले ज़बान को हमको बोलने के लिए आना चाहिए, है ना, उसको हमको लिखने के लिए आना चाहिए, फिर कवायद की बात होती है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कहीं पे अगर इसका 1 नंबर ऑप्शन है तो वो सरासर गलत है, वो नहीं होगा। कवायद की बात अभी नहीं होगी, अभी बच्चा भाषा को सीखने के पहले स्टेप में है। चलिए आगे चलते हैं, 111 नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता है? यानी भाषा शिक्षण अधिगम का विषय वस्तु नहीं है। मवाद का मतलब है विषय वस्तु, कंटेंट। दरसी किताब यानी पाठ्य पुस्तक, तो ये तो मवाद है। अखबार, पेपर, ये भी मवाद है। जब भाषा आप सिखाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि आप पेपर पढ़िए, इससे क्या होगा, आपका भाषा विकास होगा। तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चौथा है उस्ताद की ज़बान। बिल्कुल, उस्ताद की ज़बान भी एक माध्यम है, एक मवाद है, तो ये कंप्यूटर नहीं है। चलिए 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, सही है? पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में हमेशा हायल होती है, यानी रुकावट होती है। ये बयान क्या है, गलत है कि सही है? ये गलत है। दूसरा है दूसरी ज़बान पहली ज़बान की आमोजिश में हमेशा हायल होती है, उल्टा हो गया। पहले कहा था कि पहली ज़बान दूसरी ज़बान में हायल होती है, रुकावट होती है, यहाँ कहा गया दूसरी ज़बान पहली ज़बान में, दोनों गलत है। तीसरा कह रहा है दूसरी ज़बान की आमोजिश पूरे तौर पर हदफ ज़बान में होना चाहिए। वही रास्त तरीक़ा जो हम अभी आपको बताए थे कि ज़बान डायरेक्ट, जिस ज़बान को हमको बच्चे को सिखाना, डायरेक्ट उसको सिखाना है, मादरी ज़बान का सहारा नहीं लेना, ये भी दोस्तों गलत है। चौथा है एक ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुआविन व मददगार होती है, सहायक होती है, ये बात दोस्तों सही है। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर। उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में, जोड़ का मतलब होता है दोस्तों समूह में, जोड़ का मतलब होता है समूह में। जैसे समूह की बात आगे आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुआवनी जो है तदरीस है। उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, यानी जमा करने, है ना, और क्या करने,
उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख़यालात यकजा करने, खाका तैयार करने, इक़्तिबास की शक्ल में फ़रोग़ देने के लिए ख़यालात कलम बंद करने यानी लिखने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक़्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर रहा है, वो तदरीस का कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर रहा है कि वो ग्रुप में काम करने के लिए कर रहा है। तो ग्रुप में जैसे ही काम करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो तरसील आएगी, अंतःक्रिया आएगी, संचार आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है कि आप इसमें क्या करेंगे, दोस्तों से बातचीत करके चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसको उस पर आप मवाद कंटेंट इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा तरीका होगा, लिखने का माहसल अंदाज। माहसल का मतलब आउटकम, निष्कर्ष ये होगा। लिखने का अमली अंदाज हुआ ये। तरसीली तरीक़े अंदाज हुआ कि तरसील के ज़रिए से आप क्या कर रहे हैं, एक मेथड को क्या करें, डेवलप कर लें या लिखने की मशक़। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तरसील हो रही है इसलिए कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर जोड़ों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर देखते हैं। आमोजिश की इब्तदाई सतह पर नज़में और गाने मुआविन होते हैं। कि जो आमोजिश की इब्तदाई सतह होती है, अधिगम की इब्तदाई सतह होती है, स्तर होता है, जैसे पहली कक्षाओं में, दूसरी कक्षाओं में, तीसरी कक्षाओं तक आप क्या करते हैं, बच्चों को नज़में और गाने सिखाते हैं। वहाँ आप किताबों को पढ़ाने पे जोर कम देते हैं। तो ये किस चीज़ में आपकी मदद करती है, किस चीज़ में सहायता करती है, वकूफ़ी का मतलब है संज्ञानात्मक विकास में, जिस्मानी शारीरिक विकास में, जज्बाती भावात्मक विकास में और ज़बान के फ़रोग़ में, भाषा के विकास में क्या होती हैं, मुआविन होते हैं। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है जिस्मानी फ़रोग़ और हरकी महारतों में, कि शारीरिक विकास में और जो साइकोमोटर जो महारतें होती हैं उसमें आपकी मदद करती है। तीसरा है आमोज़गार की नज़में और गाने याद करने में। ये कहीं कहीं पे किसी किताबों में ये चीज़ भी दिया गया है कि आमोज़गार जो है, हम नज़में और गाने इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो आमोज़गार जो हैं वो नज़में और गाने याद कर लें। अरे भाई याद नहीं करना, याद करने की बात हम नहीं करते हैं। अब हमारी जो टीचिंग जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो गई है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो गई है, वो समझ पे निर्भर हो गई है, याद करने वाला तो होगा ही नहीं। चौथा है गाने जिस्मानी हरकत और नफ्सी हरकत की महारतों में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 नंबर, कि हम आमोजिश की इब्तदाई सतह पर नज़में और गाने मुआविन होते हैं। वकूफ़ी, जिस्मानी, जज्बाती और ज़बान के फ़रोग़ में बच्चे क्या होते हैं कि जब नज़मों को सुनते हैं तो उसका जहन काम करता है, उसका जहन चलना शुरू होता है, उसके जिस्मानी हरकत देते, बच्चों को हम एक्टिविटी के ज़रिए से नज़में और गीतें पढ़ाते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चे जो अभी स्कूल में कि बोल हाथी बोल, इस तरह से जो है बहुत सारी जो है एक्टिविटी उसके करके करते हैं। तो शारीरिक विकास भी होता है। जज्बात, बच्चे के अंदर भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है कि कैसी किस चीज़ों को किया जाता है, और बच्चे वो चीज़ों को जब दोहराते हैं तो ज़बान का विकास भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन जो कहीं कहीं पे दिया हुआ है वो नहीं होगा दोस्तों, वो गलत है। 15 देखते हैं। 100 तलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद उस्ताद एक सवाल कायम करता है, जैसा कि आपने अफसाने में पढ़ा। अब आप तसव्वुर करें कि आप अफसाने का असल किरदार रूमी हैं और आप पर जो कुछ गुजरा है उसके बारे में अपने दोस्तों को एक ख़त लिखना है। इस तरह के सवालात किस ज़ुमरे में आते हैं। इसका खुलासा, सवाल बहुत बड़ा लंबा है, उसका खुलासा ये है कि एक अफसाना बच्चा पढ़ता है, ऊंची कक्षा का बच्चा है, और अफसाना पढ़ने के बाद जो उस्ताद उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि इस अफसाने में फ़लाँ किरदार एक रूमी था, तो आप रूमी हैं, तो आप जो है अपने किरदार के बारे में अपने दोस्तों को एक ख़त लिखिए। तो उस ख़त को जो लिखेंगे तो ये जो तरीक़ा है उस्ताद के पढ़ाने का, इसको किस अंदाज में हम देखेंगे, किस हिस्से किस में जो है किस मेथड के तौर पे हम इसको बच्चे को देखेंगे। इस्तिंबाती सवाल, इस्तिंबात का मतलब होता है इन्फरेंशियल मेथड, यानी अनुमान पर आधारित तरीक़ा कहेंगे, या इत्तलाती सवाल यानी तरसीली सवाल कहेंगे। इर्तिशाही सवाल, जिज्ञासा, इर्तिशाह के माने होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सवाल लिखना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस उस्ताद क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर एक अनुमान, अनुभव करने की, या ये मान लेने की कि मान लीजिए आप रूमी हैं, तो रूमी अपने आप को तसव्वुर कर लें, आपको मान लें, और आप अपने किरदार को कैसे अपने दोस्तों को बताएंगे। तो ये एक अनुमान की बात कर रही है, इस्तिंबात की बात कर रही है। तो ये इन्फरेंशियल मेथड हो जाएगा, यानी इस्तिंबाती सवाल हो जाएगा।
116 देखते हैं, मुआवनती तदरीस का मकसद है, मुआवनती तदरीस कहते हैं सपोर्टेड टीचिंग, कि जब हम टीचिंग इसलिए जो है जब हम उस्ताद और शागिर्द, शिक्षार्थी और शिक्षक सब साथ में मिलके और नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग साथ में मिलके कार्य करते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है? तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना, तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना। तीसरा है इम्तिहान में तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। चौथा है क्लास की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। दोस्तों देखिए, पहला और तीसरा तो इसका होगा नहीं, दूसरा हो सकता है, लेकिन चूंकि चौथा जो है जब हम चौथे ऑप्शन को लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद शामिल हो जाएगा, इसलिए हमारा जो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कि तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तज़ीद दोनों को बेहतर बनाना है ही, उसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसको बेहतर बनाना है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चौथा को लेते हैं तो दूसरा शामिल हो जाता है, अगर सिर्फ दूसरे को लेंगे तो चौथा शामिल नहीं होगा, इसलिए हम चौथे को लेंगे। चलिए 117 नंबर देखते हैं, बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्या कहलाता है? जब आप बोल रहे हैं तो सही जगह पे सही तलफ़ुज़ के साथ और सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? तो खुद ये जो है आप जानते हैं कि कवायद पढ़ाने का ये मकसद है कि आप सही जगह पे सही चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको बोलने में कवायद का इस्तेमाल। क्या हो जाएगा? बोलने में कवायद का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप सही जगह पे सही तलफ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। चलिए 118 नंबर देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। नए ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि नए ज़ख़ीरे अल्फाज शब्दकोश, ज़ख़ीरे अल्फाज शब्दकोश के नए शब्दकोश बच्चे को सिखाने के वक्त उस्ताद को क्या करना चाहिए? पहले आसान ज़बान में माना लिखे, यानी वो शब्दकोश जो है उसके जो माना आसान ज़बान में पहले बच्चों को बता दे, लिखा दे। दूसरा, दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करे या दूसरे अल्फाज के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों को सियाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाए, या ये करे कि पसे मंज़र में कॉन्टेक्स्ट में उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने पे बच्चों को आमादा करे, तैयार करे। और चौथा करा तलबा से उन्हें याद करने और जहाँ ज़रूरी हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहे। याद करने की बात तो दोस्तों होगा नहीं, तो इसलिए 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जितनी बार मुमकिन हो, संभावित हो आपके लिए क्या करें, आमोज़गारों को कहें, शिक्षार्थियों को कहें कि वो क्या करें, लफ्ज़ों में उसका इस्तेमाल करें, जुमलों में इस्तेमाल करें, ताकि वो जो है वो उसको याद हो जाए, उसको जो है समझ में आ जाए और वो उसके जो है ज़ख़ीरे अल्फाज में शामिल हो जाए। 119 नंबर देखते हैं दोस्तों, शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है? शायरी की तदरीस जिसको हम कहते हैं इल्म उरूज़ कहते हैं, जिसमें हम शेर व शायरी के बारे में जानते हैं, तो इसको पढ़ाने का मकसद क्या होता है? तफरीह और खुशी या हज़ के माने होता है मज़ा, लुत्फ़, ये मकसद होता है। दूसरा, नज़्म में कवायदी पहलुओं की आमोजिश। देखिए, कवायदी पहलू को हम नज़्म में नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बहुत सारी किताबों में ये ऑप्शन दिया हुआ है। चूँकि मैं इसलिए आज इस तरह मैं आप पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत सारी किताबों में कुछ अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो आप ये ना कहें कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं जो है बहुत चीज़ों को क्लियर होकर कोशिश करता हूँ कि आपको बताएं। तो कहीं बहुत सारी किताबों में ये भी दिया हुआ आपको। दूसरा नंबर की नज़्म में कवायदी पहलुओं की आमोजिश, भाई आप शायरी की तदरीस में कवायद को क्या पढ़ाएंगे? तीसरा है कि ज़ख़ीरे अल्फाज की आमोजिश, बेहतर यही होता है कि जब हम शायरी की तदरीस करते हैं तो इससे मकसद ये होता है कि बच्चे जो अल्फाज होते हैं उसके अल्फाज को पकड़ सकें। शेर व शायरी में देखते हैं ना आप, अल्फाजों से खेल होता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, रात को रत लिखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें शेर व शायरी में होती है। तो क्या होता है, ज़ख़ीरे अल्फाज की आमोजिश होती है। और तीसरा, शायर के बारे में मालूमात हासिल करना। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन है कि 3 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज़ख़ीरे अल्फाज की आपके पास क्या होती है, आमोजिश होती है। और चौथा नंबर जो 120 देखिए, जो हमारा आखिरी सवाल है कि तौसीई मुताले का मकसद। तौसीई मुताला कहते हैं विस्तारित अध्ययन, कि जब किसी चीज़ को आप विस्तार के साथ डीपली किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है, किस चीज़ को फ़रोग़ देना होता है, किस चीज़ का विकास करता होना होता है। जैसे अफसाना वगैरह आप पढ़ते हैं, नावल वगैरह पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं आप? हज़ के लिए पढ़ना, यानी मज़ा लुत्फ़ लेने के लिए,
इम्तिहान के लिए पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना, मुसन्निफ़ के बारे में जानने के लिए पढ़ना। तो आप जो नावल वगैरह पढ़ते हैं या किसी चीज़ को विस्तारित तौर पे जो पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। यानी तौसी मुताले का मकसद होता है हज़ के लिए पढ़ने को फ़रोग़ देना, यानी आपको उस चीज़ में लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इसलिए आप पढ़ें। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।